दोस्तों बात साल 1978 की है जब अमिताभ बच्चन स्टारडम के पीक पर थे और फिल्मों के लिए उनकी डायरी के डेट्स अगले 3-4 साल तक ब्लॉक हो चुके थे। हबीब नाडियाडवाला अमिताभ बच्चन के करीबियों में से थे, लेकिन अपनी फिल्म के लिए अमिताभ से समय नहीं ले पा रहे थे। उन दिनों प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट रहे राकेश कुमार के डायरेक्शन में जब फिल्म याराना की स्क्रिप्ट उन्होंने अमिताभ को दिखाई तो वो इनकार नहीं कर पाए, लेकिन डायरी सामने रखकर कहा, यार तुम ही बताओ फिल्म कब शुरू होगी और कब ख़त्म। मतलब ये कि अगले 3-4 साल तक पूरा दिन और आधी रातें बिक चुकी हैं। तब राकेश कुमार ने डायरी को गौर से देखते हुए कहा, सुबह 7 से 8 के बीच का या खाली 1 घंटा भी आप दे दें तो मैं फिल्म देर सवेरे शूट कर लूँगा। एक हैरानी भरी मुस्कान के साथ अमिताभ मान गए। शूटिंग शुरू हुई और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी तो अमिताभ ने कहानी और मेकर्स के डेडिकेशन में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उन दिनों एक कहावत थी कि जिस फिल्म में अमिताभ का मन लग जाता था वह बहुत हद तक उसके कई कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगते थे। उन दिनों के दिग्गज फिल्म मेकर्स को भी कोई खास आपत्ति नहीं होती थी, तो फिर राकेश कुमार जैसों के लिए तो यह फ़ायदे का ही सौदा था। लेकिन यहाँ एक घटना हुई जिसने साबित कर दिया कि अमिताभ सिर्फ पर्दे के एक्टर ही नहीं हैं, व्यवहारिक अभिनय में भी कुशल हैं। दोस्तों इस गाने की शूटिंग के लिए अमिताभ ने सुझाया कि हम इसे कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में फिल्माएंगे। सारा काम कुछ ही दिन में निपट जाएगा। असल में मुश्किल यह थी कि इस गाने में खचाखच भरे ऑडिटोरियम के लिए 2 से 3 हज़ार लोगों की ज़रूरत थी। इतने लोगों को मुंबई में बुलाने, बिठाने और मैनेज करने का खर्चा तो बहुत था ही, और भी कई मुश्किलें थी। कलकत्ता इवेंट के लिए तय किया गया कि अखबारों में विज्ञापन देंगे कि अमिताभ बच्चन का शो है और उस दौरान शूटिंग भी होनी है। इसे देखने के लिए लोग अपने आप ही आ जाएंगे। उन दिनों कलकत्ता में अमिताभ के जलवे थे। जो फिल्में देश के बाकी हिस्सों में नहीं चल पाती थी वह कलकत्ता में हिट हो जाती थी। लेकिन लोग अमिताभ का इस कदर दीवाने थे, इसका अंदाज़ा उसी दिन लगा जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई। स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 12,000 थी, लेकिन 15,000 से ज़्यादा लोग उसमें घुस आए। भीड़ बढ़ती जा रही थी, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि इस घटना के बारे में न्यूज़पेपर्स की क्लिप्स देखें तो भीड़ 50,000 तक बताई जाती है। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि एक अति उत्साही युवक को पुलिस ने पीट दिया। ये नज़ारा देख भीड़ भटक गई और वहाँ तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। किताब में लिखा है कि कलकत्ता पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है, लेकिन मास हिस्टीरिया या क्राउड साइकोलॉजी को समझने की कोशिश भारत की पुलिस ने कभी नहीं की। हालात बिगड़ते जा रहे थे, शूटिंग बंद होने की स्थिति में आ गई और पुलिस लाठी चार्ज के हुक्म का इंतजार कर रही थी। अमिताभ ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए माइक अपने हाथ में लिया, लोगों से शांत होने की अपील की। साथ ही पुलिस वालों की आलोचना भी शुरू कर दी। लोगों पर उनकी बातों का कुछ असर हो रहा था। फिर भीड़ से हाथापाई करते हुए सब इंस्पेक्टर के पास अमिताभ खुद पहुंचे, उसके कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद उसे खींचते हुए एक घूंसा मारा। शायद वैसे ही मारा जैसे फिल्मों में मारते हैं, यानी चोट नहीं लगी, पर पब्लिक को लगा कि घूंसा मारा है। इस एक्शन से पब्लिक पर इतना असर हुआ कि उपद्रव बंद हो गया, मानो अमिताभ ने उस युवक की पिटाई का बदला ले लिया हो। किताब के मुताबिक जनता के शांत हो जाने और उत्तेजना की आग बुझ जाने के बाद अमिताभ ने उस पुलिस सब इंस्पेक्टर को बुलाया और उससे खेद व्यक्त किया कि इसके बिना कोई और उपाय नहीं था। पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि वाकई और कोई उपाय नहीं था। बहरहाल पब्लिक अनुशासित हो गई तो गाना आधा शूट हो गया, लेकिन अगले दिन फिर यह झमेला उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी और उसी दिन एक और मुसीबत स्टेडियम के बाहर इंतजार कर रही थी। अमिताभ और फिल्म के हीरोइन नीतू सिंह बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और एक कार में सवार हुए कि भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कुछ लोग कार के ऊपर भी चढ़ गए। कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। ड्राइवर, पुलिस और कई सहयोगियों ने आधे घंटे की मशक्क़त के बाद बताया कि कार खराब हो गई है और कहते हैं कि तब उसी भीड़ ने हीरो हीरोइन सहित कार को उठा लिया, मानो उन्हें होटल पहुंचा कर ही मानेंगे। यह थी अमिताभ बच्चन की दीवानगी।
लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तो अब आना है दोस्तों। होटल में पता चला कि हीरोइन नीतू सिंह रो रही है। क्रू मेंबर्स ने बताया कि वह मुंबई लौटने की जिद कर रही है। स्टेडियम में हुई घटना का शौक था या कुछ और। अमिताभ ने उनसे पर्सनली बात की तो पता चला कि मंगेतर ऋषि कपूर और घर वालों की याद आ रही है और फ़ोन पर भी उनसे बात नहीं हो पा रही। वह हर हाल में मुंबई जाना चाहती थी। जो भी हो, उसी रात अमिताभ और टीम के कई और मेंबर्स नीतू को लेकर मुंबई आ गए। लेकिन यह गाना कैसे पूरा हुआ, यह भी कम दिलचस्प नहीं है। अमिताभ ने राकेश कुमार से कहा कि हम एक बार फिर कोलकाता जाएंगे और उसी स्टेडियम में गाना पूरा करेंगे, लेकिन इस बार पब्लिक नहीं होगी। फिर कैसे गाने के अगले हिस्से को रात के अंधेरे में डार्क थीम में फिल्माया जाएगा। अमिताभ का ही आइडिया था कि उसी साल रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म इलेक्ट्रिक हॉर्समैन के रॉबर्ट रेडफोर्ड की ड्रेस को फॉलो करेंगे और इलेक्ट्रिक लड़ियों की एक खास जैकेट अमिताभ के लिए बनवाई गई। रात में स्टेडियम में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सियों पर कैंडल जलाकर ऐसा इफेक्ट किया गया मानो वह खाली नहीं है। आज का समय होता तो ऐसा लगता है जैसे पब्लिक अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गाने के इस पार्ट में आपको नीतू सिंह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो आई ही नहीं थी। और अमिताभ ने डायरेक्टर से कहा कि इस पार्ट को हम बिना हीरोइन के भी फिल्मा लेंगे, और पूरा गाना देखें तो किसी को भनक तक नहीं लगी कि इसमें इतना बड़ा एस्थेटिक या लॉजिस्टिक गैप था। और दिलचस्प बात अमिताभ ने केबीसी में शेयर की थी कि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी और मेरी जैकेट में जो लाइटें लगी थी वो तार से कंट्रोल हो रही थी। और उन्होंने मजाक में ये सच्चाई में कहा था कि मैं उस समय जो डांस कर रहा था वो असल में बीच बीच में लग रहा है बिजली के हल्के झटकों की बदौलत था। खैर, इस फिल्म की एक और खासियत यह थी कि इसके म्यूजिक ट्रैक में कोई फीमेल वॉइस नहीं थी। सभी गाने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे और शायद यह उस दौर में अमिताभ की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म रही होगी इसके गानों में फीमेल वॉइस नहीं थी। फिल्म याराना की कहानी बचपन के दो दोस्तों की थी, एक गरीब किशन और दूसरा अमीर बिशन। बिशन का मामा और उसका ममेरा भाई उसकी पूरी दौलत लूट ले जाते हैं। बिशन चाहता है कि किशन बहुत बड़ा गायक बने और इसके लिए वह अपनी कोठी और अपना पानी का जहाज गिरवी रखकर उसका शो करता है। हालात बदलते हैं, बिशन की मानसिक हालत ख़राब हो जाती है और खलनायक अपने मंसूबों में कामयाब हो इससे पहले ही किशन के हीरोइक एक्शन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, याराना को बनने में 3 साल लगे थे, लेकिन यह 1981 में पर्दे पर अमिताभ की आंधी लाने वाली करीब आधा दर्जन फिल्मों में शामिल थी और बड़ी हिट साबित हुई। नसीब, लावारिस, कालिया और याराना, ये चारों फिल्में उस साल की टॉप 10 ग्रोसर फिल्मों में थी और चारों का कारोबार उस साल रिलीज हुई 50 से ज़्यादा फिल्मों के बराबर था। फिल्म के परफॉर्मेंस से खुश हो अमिताभ ने राकेश कुमार के साथ एक और फिल्म चार्ली शुरू की, जिसकी हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी थी। हालांकि 1982 में कुली हादसे के बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई थी। इसकी भरपाई के तौर पर अमिताभ ने राकेश कुमार की एक और फिल्म कौन जीता कौन हारा में गेस्ट अपीयरेंस देकर उस फिल्म को लाइमलाइट में ला दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।